नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है 1857 ईस्वी की क्रांति अथवा विद्रोह अथवा विप्लव भाग 6। इसमें हम बात करेंगे विद्रोह के स्वरूप के बारे में। 1857 में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में इतिहासकारों के, विद्वानों के, अंग्रेज अधिकारियों के अलग अलग विचार हैं। किसी ने उसको सैनिक विद्रोह कहा है तो किसी ने सामंती विद्रोह कहा है, किसी ने उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अलग अलग नजरिए से उन्होंने 1857 की क्रांति को देखा है। तो आज हम लोग इसी बात पर विचार करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर वो महत्वपूर्ण बिंदु और विचार मैं लेकर के आया हूं जिससे कि विद्रोह के स्वरूप को अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई, इसके बारे में 5 वीडियो मैं पहले ही आप तक पहुंचा चुका हूं, जिसमें विस्तृत रूप से मैंने क्रांति के कारण, क्रांति की घटनाएं, क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, क्रांति के परिणाम और प्रभाव क्या हुए और क्रांति के बारे में कुछ अनसुनी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाई हैं 5 वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम स्वरूप के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से इतिहासकार और विभिन्न विद्वान अपने अपने विचार रखते हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है, कुछ ने सामंती विद्रोह कहा है, कुछ ने मुसलमानों का षड्यंत्र बताया है, कुछ लोगों ने इसको श्वेत तथा अश्वेत के बीच युद्ध बताया है, कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इसको बर्बरता तथा सभ्यता के बीच की लड़ाई बताया है, कुछ ने ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह बताया है, तो कुछ भारतीय इतिहासकारों ने इसे जन सामान्य का विद्रोह कहा है और कुछ चुनिंदा ऐसे इतिहासकार और विद्वान हैं जिन्होंने इसको भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अब इस विद्रोह के संबंध में कुछ विद्वानों ने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो मैं कुछ विचार यहाँ पर लाया हूँ चुनिंदा आपके लिए, जिनको हम पहले समझते हैं, फिर उसके स्वरूप के एक एक तथ्य पर बात करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीयों का आंदोलन था। बेंजामिन डिज़रेली, जो कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, वे कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह। वी.डी. सावरकर साहब कहते हैं कि 1857 का महान जन विप्लव भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। सर जेम्स आउटरम कहते हैं ये क्रांति मात्र हिंदू और मुस्लिमों की षड्यंत्र का परिणाम थी। जबकि एम.एस. सेन लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था, परंतु बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। एल.ई.आर. रीस के अनुसार यह विद्रोह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, तो उसको वो धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं। टी.आर. होम्स कहते हैं कि 1857 का गदर बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था और 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता जी कहते हैं, कुल मिलाकर इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार, रमेश दत्त मजूमदार इसको कहते हैं। इसके बाद अगला विचार है पर्सिवल स्पीयर का। वो कहते हैं कि यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत पुराने रूढ़िवादियों का अंतिम प्रयास था, जिसे स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना अराजकतावाद होगा। उनके बिल्कुल अलग विचार थे। सर जॉन ब्रूस नॉर्टन कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह नहीं अपितु नागरिक विद्रोह था। इसी तरीके से 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि धार्मिक, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही एकजुट होकर लड़े थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ विद्वानों के विचार रखे हैं। आप देख रहे हैं कि ये विद्वान जो है वो आपस में एकमत नहीं है, उन्होंने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि 1857 के वे विभिन्न रूप जो कि इतिहासकारों ने
स्वीकार किए हैं या उनका प्रतिपादन किया है। सबसे पहला विचार कि 1857 ईस्वी की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। अब इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं के मालेसन, ट्रेविलियन, सर जॉन लॉरेंस और होम्स। ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो अंग्रेज हैं और उन्होंने इस क्रांति को अपने नजरिए से देखा और इसको केवल सैनिक विद्रोह कहा। इस अवधारणा के समर्थक हैं पी रॉबर्ट्स, जो कि अच्छे इतिहासकार और वेत्ता माने जाते हैं, टॉमसन, गैरेट और प्रोफेसर सीले। इन लोगों को इसका समर्थक माना जाता है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये केवल एक सैनिक लड़ाई थी। इस सैनिकों में असंतोष था और उस असंतोष का परिणाम ये था कि पहले बैरकपुर में घटना हुई और उसके बाद मेरठ में घटना हुई और फिर दिल्ली में जाकर के सैनिकों ने इकट्ठा होकर जगह जगह ये घटनाएं करना शुरू कर दिया। तो ये विद्वान इस घटना को 1857 ईस्वी की क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह कहते हैं कि ये सैनिकों का असंतोष था, क्योंकि चर्बी लगे हुए कारतूस दिए गए थे जिनको सैनिकों ने चलाने से इनकार कर दिया था और ऐसा करने पर अंग्रेज अधिकारियों ने उनको दंडित करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से ये अवधारणा मानी जाती है। सर जॉन सीले इसके बारे में अपना वक्तव्य लिखते हैं कि एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। कहने का मतलब है कि प्रोफेसर सीले कहते हैं कि ये विद्रोह केवल सैनिक अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए कर रहे थे, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कर रहे थे। इसमें किसी प्रकार की देशभक्ति नहीं थी और न ही इसमें आम जनता शामिल हुई थी। ये इनका विचार है। तो ज्यादातर अंग्रेज विद्वान इस तरीके से मानते हैं, परंतु जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं और खास तौर से एस.एम. सेन साहब हैं जो इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, उससे बढ़कर कुछ था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप के बारे में ये पहला विचार रखा आपके सामने, जिसमें था कि वो सैनिक विद्रोह था, जिसके बारे में हमने विचार किया। अब दूसरी अवधारणा, दूसरा विचार कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सामंती विद्रोह था। इसके अनुसार क्या था कि अंग्रेजों ने बहुत से भारतीय जमींदारों, जागीरदारों और सामंत लोगों का, जो राजा महाराजे इत्यादि थे, उनके अधिकारों को कम कर दिया था या छीन लिया था या उनकी जमीनों को छीन लिया था, जिसके कारण से जो सामंतशाही वर्ग था, जो पहले शासन करता आया था, वो नाराज था और उन नाराज लोगों ने इकट्ठे होकर के अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ ये कदम उठाया था, जिसके कारण इसको ऐसे विद्वानों ने सामंती विद्रोह कहा है। डॉक्टर ताराचंद, जे.डब्ल्यू. के, प्रोफेसर डफ, नॉर्टन और नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी भी इस मत को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने भारत एक खोज पुस्तक लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें जब 1857 की व्याख्या की है तो उन्होंने अपने उस विश्लेषण में इस तथ्य को शामिल किया है कि भारत के सामंती लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए ये क्रांति की थी। अब इसके संबंध में ताराचंद जी लिखते हैं कि एक जीर्ण शीर्ण व्यवस्था द्वारा अपने खो गए गौरव की पुनः प्राप्ति का अंतिम प्रयास था, जो बाद में राष्ट्रीय स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उनका कहना, ताराचंद जी कहते हैं कि जो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कई कारण थे। आधुनिकीकरण हो रहा था, समाज में सुधार हो रहा था, धर्म के अंदर सुधार हो रहा था और परिस्थितियां बदल चुकी थी, अब पहले जैसी नहीं रही थी, जिसके कारण से वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो वे सामंती लोग अपने पुराने गौरव को प्राप्त करना चाहते थे, जिसमें कभी आन बान और शान की बात हुआ करती थी। तो कह रहे हैं कि वो उन स्थितियों से शुरू हुआ
और धीरे धीरे बाद में और लोग शामिल होते चले गए और वो एक राष्ट्रीय घटना बन गई। अब उस समय सामंतीय भक्ति, एक और जगह पे वो लिखती हैं, विचार अपना लिखते हैं कि उसमें सामंतीय भक्ति और निष्ठा ही देशभक्ति का पर्याय थी। उनके कहने का मतलब है कि उसमें देशभक्ति का मतलब भारत से प्रेम नहीं था या अपने राज्य से प्रेम नहीं था, बल्कि उन वंशवादी सामंतियों से की भक्ति करना था, उनकी सेवा करना था, उनके प्रति निष्ठावान होना था, वही देशभक्ति कहलाती थी। इसलिए उन्हीं लोगों ने आगे बढ़कर इसका नेतृत्व किया था। तो ये विचार जो है वो एकांगी विचार है, इसको बहुत से भारतीय इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये विचार ताराचंद जी के द्वारा, कुछ अंग्रेज विचारकों के द्वारा और पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब तीसरी जो अवधारणा है वो है 1857 ईस्वी की क्रांति मुस्लिम षड्यंत्र था। इसको मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया गया है। इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो है सर जेम्स आउटरन, पी रॉबर्ट्स और कूपलैंड। ये लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल शासक थे और उनकी मुगल सल्तनत या मुगल शासन केवल दिल्ली तक, और दिल्ली में भी नहीं बल्कि उनके दरबार के आसपास के इलाके तक ही सीमित रह गया था, और वे लोग फिर से शासन प्राप्त करना चाहते थे। अब चूंकि बहादुर शाह जफर मुस्लिम थे, इसलिए उनके साथ और मुस्लिम भी शामिल हो गए। तो इसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और केवल वो अपनी सत्ता को पुनः पाने के लिए, अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, ऐसा ये विचारक मानते हैं। कूपलैंड जी लिखते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः मुसलमानों का विद्रोह है, अतः बनारस के हिंदुओं से डरने का कोई कारण नहीं है। देखिए, अब ये कूपलैंड जी ने जो अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत की है, उसमें ये कहा कि भाई देखो, इसमें केवल मुसलमान शामिल हुए हैं, इसलिए हिंदुओं से डरने की बात नहीं है। और बाद में बनारस के हिंदुओं ने जब विद्रोह किया तो उनके ऊपर कर्नल नील ने बहुत अत्याचार किए थे, क्योंकि हिंदुओं में इतनी ताकत कहां से आ गई जो इस तरीके का विद्रोह करने लगी। तो उसका दमन करने के लिए इलाहाबाद और बनारस में बहुत अधिक अत्याचार किए गए थे। अब इस विचार के समर्थन में तो नहीं, बल्कि इस विचार के समानांतर ही विचार रख रहे हैं सर सैयद अहमद खान, और वो खुद कहते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में अधिक असंतोष था। कहने का मतलब है कि मुस्लिम लोग ज्यादा संतुष्ट थे, इसलिए वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ये खुद सर सैयद अहमद खान ने स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ विचारक ऐसे हैं जो इसे मुसलमानों का षड्यंत्र करार देते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमान फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। परंतु जो इस धारणा के आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये कहना गलत है कि ये मुसलमानों का षड्यंत्र था, बल्कि अगर देखा जाए पूरे घटनाक्रम को तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों ने मिलकर के एकता दिखाई थी और एकजुट होकर के ये लड़ा था। तो यहां पर ये बात कहना कि मुस्लिम षड्यंत्र था सर्वथा अनुचित है। अब अगली जो अवधारणा है 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में, वो ये है कि 1857 का विद्रोह श्वेत तथा अश्वेत का संघर्ष था, यानी गोरे और काले की लड़ाई थी। इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो कैप्टन मेडले जो कि एक सैनिक अधिकारी थे, वो सेना को बहुत नजदीक से जानते थे और उस समय सेना में जो अनुपात था वो 1 और 20 का था। इसलिए वो कहते हैं कि वास्तव में यह कहना अधिक ठीक होगा कि यह काले विद्रोहियों और काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे शासकों के बीच युद्ध था। उनका कहने का मतलब है कि जो गोरे लोग शासन कर रहे थे उनके खिलाफ ये विद्रोह था जो कुछ काले लोगों ने किया था और बाद में दूसरे काले लोगों ने इनका समर्थन किया। वो कहते हैं कि एक श्वेत व्यक्ति के अनुपात में 20 काले व्यक्ति हुआ करते थे।
जो श्वेतों की सेवा करते थे। वो जो काले लोग थे वो हर तरीके से श्वेत लोगों की अर्थात अंग्रेजों की सेवा करते थे। उनका भोजन बनाना, उनके कपड़े धुलना, उनके लिए हथियार उपलब्ध कराना, उनका सामान ढोना, सारे के सारे काम सेवा की ये काले लोग करते थे। तो वे जो काले लोग जो सेवा करते थे वे अंग्रेजों के व्यवहार से असंतुष्ट थे, लिहाजा उन लोगों ने बगावत कर दी। और जब उन लोगों ने बगावत कर दी तो दूसरे जो अन्य काले लोग थे, जो सामान्य वर्ग था, सामान्य लोग थे, उन्होंने उनका समर्थन किया। इसलिए ये विद्रोह बड़ा होता चला गया। तो उनका ये कहने का मतलब है कि ये गोरे और काले लोगों के बीच में संघर्ष था। लेकिन ये तथ्य भी बहुत से इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कहना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि बहुत से अंग्रेज जो कि गोरे थे वे भी भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे थे। अब अगली जो विचारधारा वो है 1857 ईस्वी की क्रांति, बर्बरता और सभ्यता के बीच लड़ाई थी। बर्बरता और सभ्यता के बीच, यानी सिविलाइज्ड पीपल और अनसिविलाइज्ड पीपल के बीच की लड़ाई, इसको माना गया है। इस धारणा के जो प्रतिपादक हैं वो टी.आर. होम्स, कैप्टन हडसन और कर्नल नील, इन लोगों को माना जाता है कि इन लोगों ने ये कहा कि भारत के लोग जो हैं वो बर्बर हैं। बर्बर का मतलब अनसिविलाइज्ड हैं, आक्रामक हैं, अराजक हैं, और गोरे लोगों को उन्होंने सिविलाइज्ड कहा। होम्स कहते हैं कि यह विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, लेकिन दोनों ही पक्ष अत्याचार में लिप्त थे। उन्होंने ये तो माना है कि सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड के बीच की लड़ाई थी, लेकिन अत्याचार दोनों ही कर रहे थे। अब भारतीयों के साथ अंग्रेजों का जो व्यवहार था वो बहुत ही खराब था। भारतीय लोगों को कुत्ता कहा जाता था, उनको इंसान नहीं माना जाता था, है? और भारतीय लोग उनसे इस तरीके का व्यवहार करते थे जैसे कि वो उनके भगवान हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा अंतर था, भेदभाव था। जहां पर अंग्रेज लोग रहते थे वहां से भारतीयों को निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो दोनों ही पक्षों ने अत्याचार किया। जब अंग्रेजों को भारतीय मिल गए तो उन्होंने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा। और जब भारतीयों को कोई अंग्रेज मिल गया तो उन्होंने अपने तरीके से उसको, तो इसलिए ये कहा जाएगा कि अत्याचार तो दोनों तरफ से हुआ। रसल जो कि एक पत्रकार था, उस समय का जाना माना पत्रकार था, टाइम्स ऑफ लंदन जो बहुत ही लोकप्रिय समाचार पत्र था उसका ये पत्रकार था, उसने लिखा है अपने लेख में कि मुसलमान अभिजात वर्ग के लोगों को जीवित ही सुअर की कच्ची खाल में सिलवा दिया गया था। यानी मुसलमान जो कि सुअर को सबसे ज्यादा अपवित्र मानते थे, उसी उनकी कच्ची खाल में मुसलमानों को सिलवा दिया गया था, और सुअर का मांस उनके गले में जबरदस्ती उतारा गया था। कहने का मतलब है उनको अपवित्र किया गया था। कोई राष्ट्र अथवा जाति सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने भी इतने अत्याचार किए कि उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों पर कुठाराघात किया, और उनको ऐसे दंड दिए जैसे कि जानवरों को भी नहीं दिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि दोनों ही पक्षों ने अत्याचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया था, और दोनों में से किसी को भी सभ्य नहीं कहा जा सकता था कि सभ्य जाति कोई भी ऐसा करेगी। कहने का मतलब है कि रसल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी अंग्रेज ये कहे कि हम सभ्य थे और हमने बर्बर लोगों के खिलाफ लड़ा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने भी बहुत बर्बरता की थी, अराजकता की थी। लेकिन ये स्वरूप भी एक पक्षी है, पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अत्याचार सब जगह हुए थे, लेकिन उन अत्याचारों के नाम पर इसे बर्बर और सभ्यता के बीच संघर्ष नहीं माना जा सकता। अगला विचार है वो है 1857 ईस्वी का विद्रोह ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था, और इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो एल.ई.आर. रीच। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब यूरोपियंस एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए आए थे,
तो अपना 3G सिद्धांत लेकर के आए थे। 3G 3G का मतलब था गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गोल्ड का मतलब है उन्हें व्यापार से धन प्राप्त करना है। ग्लोरी का मतलब है अपने साम्राज्य को बढ़ा करके गौरव हासिल करना है। और तीसरा था गॉड। गॉड का मतलब था कि ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करके उसको बढ़ाना है। इन 3 सूत्रों को लेकर के ये लोग आए थे और इसी कारण से जब अंग्रेज आए दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए, खासतौर से भारत में, तो ईसाई मिशनरियों को साथ में लेकर के आए थे। और वो इसलिए आए थे कि ईसाई मिशनरियां अपना काम करेंगी कि जगह जगह पर चर्च और मठ स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर राजनीतिक दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी हावी थी, तो धार्मिक दृष्टि से जो ईसाई मिशनरियां थी वो अपना काम कर रही थी। इसीलिए एली आर रीज महोदय कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के खिलाफ विद्रोह था। उनका विचार है कि ये धर्मांधों तथा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। उन्होंने भारतीयों को धर्मांध कहा है, अर्थात इस्लाम को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, पारसी धर्म को मानने वाले लोग तथा अन्य धर्मों को मानने वाले लोग जो कि भारत में रहते थे, उनको उन्होंने धर्मांध कहा है। और उन्होंने उसमें कह रहे हैं कि वो जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया, यानी अपने अपने धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के संघर्ष किया। और इस युद्ध में, इस विद्रोह में ईसाइयों किसकी जीत हुई? ईसाइयों की जीत हुई। ईसाई जीत हुई, यानी जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे, ईसाइयत को मानने वाले लोग थे, उनकी जीत हुई, परंतु ईसाई धर्म की नहीं हुई। यहां पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट करते हैं वो कि वे अंग्रेज, वे लोग जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे और जो हिंदुस्तान में लड़ रहे थे, वो विजयी हुए, लेकिन ईसाई धर्म नहीं विजयी हुआ। इसका मतलब है कि जिस उद्देश्य को लेकर के ईसाई मिशनरियां हिंदुस्तान में आई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बना देंगी, वो सफलता उन्हें नहीं मिल पाई, जबकि ईसाई लोग जीत गए। तो ये धारणा मानी जाती है, परंतु भारतीय इतिहासकार इसको बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। खास तौर से आरसी मजूमदार साहब इसकी बहुत आलोचना करते हैं कि इसको किसी भी रूप में धर्मांधों और ईसाइयों के बीच युद्ध नहीं माना जा सकता। अगली बात, 1857 ईस्वी की क्रांति जन सामान्य का विद्रोह थी। इसमें बताया गया कि साधारण लोगों का यह विद्रोह था, यह एक नागरिक विद्रोह था, आम लोगों ने लड़ा था इसको। इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो है फिलिप ब्रेमिली, जॉन ब्रूस नॉर्टन, मॉलिसन, एसवी चौधरी, आरसी मजूमदार और एमएस जैन। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं और कुछ भारतीय इतिहासकार हैं। अर्थात दोनों ही पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जन सामान्य का विद्रोह थी, यानी आम हिंदुस्तानियों का, आम भारतीयों का ये विद्रोह था। इसके बारे में जो विचार दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जनता ने विद्रोह में उस समय भाग लिया जब ब्रिटिश शासन सैनिक विद्रोह के फलस्वरूप लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन यहां पर एक बात माननी पड़ेगी कि इसमें जितने भी विचारक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका अपना प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग तो इसको पूरी तरीके से जन सामान्य का विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे एसएम जैन है और मजूमदार जी हैं, वो ये कहते हैं कि ये विद्रोह पहले तो सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे इसमें जमींदार वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग जुड़ता चला गया, जिससे फिर ये आम लोगों का विद्रोह हो गया, यानी जन सामान्य का विद्रोह हो गया। तो भले ही रास्ता कोई भी बता रहे हो, लेकिन एक तथ्य सभी स्वीकार करते हैं कि ये विद्रोह जो है वो जन सामान्य का विद्रोह था।
इसके बाद अगली जो धारणा है वो 1857 ईस्वी का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें कुछ लोग इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं भारत का। इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डिज़रेली, मैकार्थी, एलिनबरो, अशोक मेहता, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक लिखी है। इसके बाद आरसी मजूमदार साहब, जिन्होंने पुस्तक लिखी है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद डॉक्टर एमएस सेन साहब हैं, जिन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर बिपिन चंद्रा हैं, ईश्वरी प्रसाद जी हैं, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे इतिहासकार हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा आपको कि भारत में जो इतिहासकार हैं वो कई समूहों में बटे हुए हैं, जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार, साम्यवादी इतिहासकार या मार्क्सवादी इतिहासकार। इसके बाद कुछ निष्पक्ष इतिहासकार हैं और कुछ अन्य विचारधाराओं के अलग अलग समूह हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अभी ये बिल्कुल आज़ादी के बाद की बात है कि सब लोगों ने मिलकर के जो ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसकी जब एक बैठक हुई और उस बैठक का मुद्दा था 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो उस विद्रोह में सभी इतिहासकारों ने और विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे और ये कहा गया कि कोई एक ऐसा निर्णय लिया जाए जिसके आधार पर इस आंदोलन की व्याख्या की जाए फिर से। तो वहां पर विवाद इतना बढ़ गया कि इस 1857 ईस्वी के विद्रोह के नामकरण के बारे में ही इतना विवाद बढ़ गया कि न तो कोई उसे 1857 की ईस्वी की क्रांति कहने को तैयार था, न ही कोई विद्रोह कहने को तैयार था, न कोई उसे विप्लव कहने को तैयार था, न कोई स्वतंत्रता संग्राम तैयार था। मतलब कोई भी एक मत नहीं हो पाया और अंततः मजबूर होकर के यह निर्णय लेना पड़ा कि इसको केवल 1857 कहा जाए। उस समय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन करने के लिए केवल 1857 नाम दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उसके स्वरूप के बारे में कितना मतभेद था। लेकिन एक विचारधारा जिसको कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, जिसमें अंग्रेज अधिकारी भी हैं, भारतीय इतिहासकार भी हैं, वो ये है कि इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और इसमें सबसे प्रथम नाम जो लिया जाता है वो है वीर सावरकर का। वीर सावरकर साहब ने इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके बारे में जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, डिज़रेली साहब ने क्या कहा है, वो कहते हैं यह उन महान घटनाओं में से एक थी जो मानव जाति के इतिहास में युगांतकारी होती है। कहने का मतलब है कि इट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय माना जा सकता है। इसी तरीके से एलिनबरो ने भी विचार दिए थे। मैकार्थी ने भी कहा था कि इसको भले ही ये चंद स्थानों पर हुई थी, लेकिन इसके पीछे जो भावना थी वो राष्ट्रीय थी, वो भारतीयता की थी। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। बिपिन चंद्रा साहब इस संबंध में लिखते हैं कि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का विफल परंतु साहसपूर्ण प्रयास था। कहने का मतलब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो विदेशी शासन को, जिससे कि लोग परेशान हो चुके थे, उसको उखाड़ फेंकने का, उसको समाप्त करने का बहुत ही अच्छा प्रयास था, साहसपूर्ण प्रयास था, वीरतापूर्ण प्रयास था। लेकिन उसमें असफलता हासिल हुई, ये अलग बात थी। कहने का मतलब बिपिन चंद्रा भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीयता की भावना थी, एकजुटता की भावना थी। तो इस तरीके से अभी तक लगभग 8 विचारधाराएं आपके समक्ष रखी गई हैं कि किस तरीके से 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात रखी है। लेकिन अब निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, आखिर हम क्या निर्णय लें, हम क्या माने इसे। तो जो 3-4 प्रमुख विचारधाराएं मानी जाती हैं, लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हैं, उनको हम यहां निष्कर्ष के रूप में रख सकते हैं।
और उसमें पहली जो विचारधारा है वो है 1857 ईस्वी का सैनिक विद्रोह था। इस स्वरूप को बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार किया और खासतौर से जो पश्चिम के विद्वान है, पश्चिम के विद्वान का मतलब यूरोपियन जो विद्वान हैं, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहासकारों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो एक निष्कर्ष रूप में हम एक मान सकते हैं कि एक विद्वानों के बड़े समूह के द्वारा, इतिहासकारों के बड़े समूह के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है, तो हम इसे सैनिक विद्रोह मान सकते हैं। दूसरी बात, स्वतंत्रता संग्राम मानना न मानना। अब क्या है कि कुछ लोग इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते। वो कहते हैं, जैसे आरसी मजूमदार साहब क्या लिखते हैं, वो लिखते तथाकथित 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब उन तीनों बातों को, जो तीन प्रमुख बातें कही जाती हैं कि प्रथम, राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संग्राम, तो आरसी मजूमदार साहब बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को इनकार कर देते हैं कि न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये चंद लोगों के द्वारा अपने स्वार्थों के लिए अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। मजूमदार साहब के उसके बारे में एक बहुत लंबी व्याख्या वो करते हैं। ऐसे ही सेन साहब भी बहुत लंबी व्याख्या करते हैं और वो किसी एक स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। लेकिन हाँ, उनके निष्कर्ष के आधार, उनके विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो इसे स्वतंत्रता संग्राम स्वीकार नहीं करते। अब अगली जो धारणा है जिसको हम मान सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, वो है कि लोकप्रिय जन विद्रोह परंतु स्वतंत्रता संग्राम नहीं। मतलब इसको लोकप्रिय जन विद्रोह माना जा सकता है कि ये इतिहास की बहुत लोकप्रिय घटना हुई थी जिसमें हिंदुस्तानियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो ये जन विद्रोह तो कहा जा सकता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते, इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते। ऐसा अमेरिकी विद्वान, अमेरिका के जो विद्वान है, जब उन्होंने स्टडी इसकी की तो वो इस बात को कहते हैं कि ये बहुत लोकप्रिय था, जन विद्रोह था, परंतु स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। प्रोफेसर GF हचिंस और स्टैनले वालपर्ट ऐसे विद्वान हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं। और इसके बाद जो चौथी बात है वो है राष्ट्रीय प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम, और इसको उन्होंने स्वनियोजित कहा है। कहते हैं प्लान्ड नेशनल फर्स्ट फ्रीडम फाइट, यानी कि भारत का ये पहला सुनियोजित राष्ट्रीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें तीन नहीं बल्कि चार बातों को जोड़ा जा रहा है कि राष्ट्रीय था, ये प्रथम था, स्वाधीनता संग्राम था और सुनियोजित था। चौथी बात जो जोड़ी गई है वो था सुनियोजित, यानी प्लान्ड वे में था ये। तो इसका मतलब है वो इशारा कर रहे हैं कि 1857 ईस्वी का जब विद्रोह शुरू हुआ तो उससे पहले भारतीयों के द्वारा एक प्लान किया गया था, एक योजना बनाई गई थी कि उन्हें अंग्रेजों से कैसे लड़ना है। अब इस संबंध में जो इतिहासकार है, जो विद्वान है, जो विचार रखते हैं, वो है वीर सावरकर साहब, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी डिसरेली, जो कि विपक्ष की नेता थी। बेंजामिन डिसरेली जो है वो बहुत ही जाने माने अंग्रेज थे जिन्होंने इतिहास पर, व्यवस्था पर, राजनीति पर, प्रशासन पर अनेक टिप्पणियां की थी। और अशोक मेहता साहब, अशोक मेहता जिन्होंने इंडियन रेवलियन पुस्तक लिखी है, रेवलियन ऑफ 1857, उसमें इसका विश्लेषण किया है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष के रूप में ये चार बातों को, चार तथ्यों को रखना चाहते हैं जो आपके समक्ष रखी गई हैं। तो मैंने अभी तक आपको इस वीडियो के अंतर्गत 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप के बारे में एक विस्तृत चर्चा की है। कोशिश मैंने ये की है कि आप तक प्रत्येक बिंदु और प्रत्येक विचार पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस पर सैकड़ों विद्वानों ने सैकड़ों तरीकों से विश्लेषण किया है जिसको समेकित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसमें से जो महत्वपूर्ण विचार थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको लाने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं
कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और इसी तरीके से हमारे आने वाली वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।